बांग्लादेश में आखिरकार क्या हो रहा है और बांग्लादेश ने इन सब के बीच में अमेरिका को क्या जवाब दिया है। तो वहीं चाइना के मंसूबों को फेल करते हुए मार्शल आइलैंड में अब भारत ने एंट्री मार ली है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बांग्लादेश में उथल पुथल मची हुई है और हजारों छात्रों के सड़कों पर उतरने के बाद बांग्लादेश में हुए विरोध प्रदर्शन में कम से कम 39 लोगों की मौत हो गई है। विरोध प्रदर्शन तब शुरू हुए जब देश की सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में कोटा सिस्टम को फिर से बहाल कर दिया। ये विरोध प्रदर्शन बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के लोकसभा चुनाव में लगातार चौथी बार जीतने के 6 महीने से भी कम समय बाद शुरू हो गए हैं और इस विरोध प्रदर्शन की ताकत इतनी ज्यादा आंकी जा रही है कि ये शेख हसीना सरकार को हवा में उड़ा सकता है। ये विरोध प्रदर्शन बांग्लादेश की सरकारी नौकरियों में दिए जा रहे आरक्षण के खिलाफ है, जिसे 2018 में शेख हसीना की सरकार ने ऐसे ही एक विरोध प्रदर्शन के बाद रोक दिया गया। लेकिन इस महीने सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कोटा को वैध माना और फिर से बहाल कर दिया। हालांकि विरोध की आग भड़कने के बाद सरकार ने अस्थायी तौर पर इसे फिर से रोक दिया है, लेकिन छात्रों की मांग है कि हमेशा के लिए इस समस्या का समाधान होना चाहिए। कहा जा रहा है 5 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने कोटा प्रणाली को बहाल कर दिया है, जिसे हसीना सरकार ने 2018 में खत्म कर दिया था। माना जाता है कि उस समय शेख हसीना छात्रों के प्रति सहानुभूति रखती थी, लेकिन अब जब देश में विपक्ष को रीढ़ विहीन कर दिया गया है और 6 महीने पहले ही इलेक्शन हो चुके हैं, तो शेख हसीना को लगता है कि वो इस प्रदर्शन को कुचल सकती हैं। उनके पास इतना वक्त होगा कि अगले चुनाव से पहले इस समस्या को सुलझा लें। छात्रों का कहना है कि ये कोटा उन लोगों को मिलता है जो शेख हसीना के कोर वोटर्स हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 2018 में कहा था कि इसमें गुस्सा होने वाली जैसी कोई बात नहीं है। छात्र कोटा समाप्त करने की मांग कर रहे हैं, मैं इसे पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ। कोटा 1971 में पाकिस्तान से आजादी की लड़ाई में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षित करता है। कोटा को लेकर ये नियम 1972 में शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान ने पेश किए थे, जो बांग्लादेश के संस्थापक पिता थे और उन्होंने इस स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था। उसके बाद बांग्लादेश की कोटा प्रणाली कई बदलावों से गुजरी है और 2018 में जब इसे खत्म कर दिया गया तो विभिन्न कोटा के तहत 56% सरकारी नौकरियां आरक्षण के तहत दिए जाने लगी थी। इसमें स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों जैसे समूह शामिल थे, जिनमें महिलाओं और अविकसित जिलों के लोगों को 10वां हिस्सा मिलता था, जिसमें 5% स्वदेशी समुदायों को और 1% विकलांगों को दिया जाता था। प्रदर्शनकारी छात्र चाहते हैं कि अंतिम 2 श्रेणियों को छोड़कर सभी श्रेणियों के आरक्षण को खत्म कर दिया जाए, लेकिन छात्र इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अभी ये पर्याप्त नहीं है। वैसे आपको बता दूं, प्रदर्शनकारी स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति इतने नाराज क्यों हैं? रजाकार उन लोगों के लिए अपमानजनक शब्द है जिन पर 1971 में बांग्लादेश को धोखा देने के लिए पाकिस्तान की सेना के साथ सहयोग करने का आरोप है। तो कहा जा रहा है कि क्या अगर स्वतंत्रता सेनानियों को पोते को लाभ नहीं मिलेगा तो क्या रजाकार को मिलेगा? अब ऐसे में कहा जा रहा है मैं कौन हूँ रजाकार, आप कौन है रजाकार? ये किसने कहा? तानाशाह। इस हफ्ते हजारों आरक्षण विरोधी प्रदर्शनकारी हसीना की अवामी लीग पार्टी के छात्र विंग के सदस्यों के बीच झड़पों के बाद विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया है। प्रदर्शन का नेतृत्व कॉलेज यूनियनों का एक गठबंधन कर रहा है, जिसका नाम स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है। वैसे आपको बता दूं, जिस तरीके से यहाँ हालात बने हैं, अमेरिका जिसकी आदत है हर एक के मामले में एंट्री लेने की, अमेरिका ने भी यहाँ एंट्री ली और इसको लेकर जवाब दिया है बांग्लादेश ने कहा कि सबसे पहले अपने घर में देखो क्या चल रहा है। प्रो फिलिस्तीन पर प्रोटेस्ट चल रहा है। इसके अलावे इन्होंने कहा कि तुम्हारे राष्ट्रपति के उम्मीदवार पर गोलियां चल जाती है, सबसे पहले जाकर उन चीज़ों को संभालो, तब जाकर हमारे देश में एंट्री लेने की कोशिश करना। खैर, जहां एक
तरफ ये जवाब काफी तगड़ा माना जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक द्वीप देख रहे हैं। ये द्वीप है मार्शल आइलैंड। अगर मार्शल आइलैंड को देखेंगे तो मार्शल आइलैंड भारत से काफी दूर है, लेकिन यहाँ पर भारत ने अपने 4 प्रोजेक्ट की घोषणा की है। और भारत की ये जो घोषणा है, ये घोषणा चाइना के नींद उड़ाने वाली है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, आखिर क्या रखा हुआ है यहाँ पे, तो आपको बता दूं, चाइना यहाँ पर 10 ऐसे नेशन जिनको पैसिफिक नेशन कहा जाता था, उनके साथ एक समझौता करना चाहता था। ये समझौता सिक्योरिटी पैक्ट हो रहा था और इसके लिए लगभग तैयार भी हो गए थे ये 10 देश। लेकिन अचानक से यहाँ अमेरिका की एंट्री होती है और अमेरिका भी यहाँ कहता है कि नहीं जी, आप यहाँ पर सिक्योरिटी पैक्ट साइन न करो। अब ये हैं छोटे छोटे देश। ये छोटे देश अमेरिका के कहने के बाद पंगे नहीं लेना चाहते थे और इन्होंने मना कर दिया कि ठीक है जी, हम चाइना के साथ कोई सिक्योरिटी पैक्ट साइन नहीं करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर मार्शल आइलैंड, जहाँ पर चाइना भी बनाना चाह रहा था और यूएस भी अपना जगह बनाना चाह रहा था, अभी फिलहाल के लिए ये जगह खाली थी और इन दोनों को इन आइलैंड्स ने स्वीकारा नहीं है। पर मार्शल आइलैंड के साथ भारत आगे बढ़ गया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक आर्टिकल जिसमें मार्शल आइलैंड में भारत ने 4 प्रोजेक्ट की घोषणा की है और भारत के इन 4 प्रोजेक्ट को माना जा रहा है एक बड़ी एंट्री। इन 4 प्रोजेक्टों के साथ मार्शल आइलैंड के साथ भारत के संबंध भी अच्छे होंगे और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ पर मार्शल आइलैंड विकसित भी होगा। अब इसके साथ साथ 14 जो द्वीपीय देश हैं, ये द्वीपीय देश भी भारत के संपर्क में आ रहे हैं। माना जा रहा है कि जल्दी यहाँ पर आपको एक अलग ही भूमिका देखने को मिलेगी। अब ये जो 14 द्वीपीय देश हैं, इन द्वीपीय देशों का एक अलग ही महत्व है। 14 देश यूएन में भी हैं। अब इन 14 देशों में जिसका प्रभाव होगा यूएन में, वो ज्यादा से ज्यादा वोटिंग भी ले जाएगा। इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में विदेश नीति और रणनीतियों की शुरुआत हो गई है। ये आइलैंड्स अब भारत के साथ मिलकर चलने को तैयार दिख रहे हैं। पिछले साल पीएम नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी गए थे और इस बार डॉक्टर एस जयशंकर यहाँ पहुँचे हैं और इन्होंने जो शुरुआत करी है, इन्होंने कहा है नमस्कार, आई एम जयशंकर फ्रॉम भारत, और ये कहते हुए इन्होंने 4 प्रोजेक्ट की घोषणा की है। मार्शल आइलैंड के साथ साथ 14 देशों का साथ भारत के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है और ये जो पैसिफिक नेशन है जिस पर चाइना की नज़र थी, चाइना के हाथ न जाकर ये भारत के पास आ रहा है। कहा जा रहा है जो तीसरी टर्म है, इस तीसरी टर्म में विदेश नीति की एक बहुत ही अच्छी और बड़ी वाली शुरुआत भारत ने कर दी है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।